तो कह रहा है कि OH ग्रुप attached to a carbon of benzene ring activates it towards the electrophilic substitution reaction। क्या कह रहा है कि OH ग्रुप जब किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है तो उस बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है का जो चांस है वो बढ़ जाता है जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। जब भी OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ता है तो उस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। किधर? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ इसका न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ इसको ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक के तरफ ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो कैसे होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो तभी हो सकता है ना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिच साइट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका बढ़ जाता है। जब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा तभी ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देगा। तो इसका अब देखते हैं कि बेंजीन का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है कि नहीं OH ग्रुप अटैच होने के बाद। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे पहले जो है बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। चलिए, और इससे हमने OH ग्रुप को अटैच कर दिया है। यही OH ग्रुप है। OH ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन रिंग के साथ, तो ये फिनॉल कहला गया। ठीक है, ये फिनॉल है। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल भी हो सकता है, कोई भी फिनॉल हो सकता है। ठीक, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल भी हो सकता है और विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो अगर ये क्या करता है, ये जो है ना OH ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या है कि ये जो OH ग्रुप है ये इसके ऊपर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बेंजीन रिंग का आदत होता है इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने का, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। बेंजीन रिंग का नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचने की। वीक है टेंडेंसी, लेकिन वो खींचता है अपने तरफ। और OH ग्रुप का क्या टेंडेंसी है कि वो चाहता है इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है, तो इसलिए ये जो है शिफ्ट होगा ऐसे। तो देखिए, जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो क्या होगा? ये बेंजीन रिंग का है आदत कि वो खींचना चाहता है, ये इधर से ये आना चाहता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते इस दोनों पेयर में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, जिसके चलते ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर भागना चाह रहा है। और दूसरा ये बेंजीन रिंग है, इसकी अपनी आदत होती है ये खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ। तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है और इस प्रकार से जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो अगल बगल डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आसानी से अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच साइट आ गया। ठीक है, कोई भी इनकमिंग ग्रुप जो आएगा उसको ऑर्थो पर डायरेक्ट कर देगा। फिर ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल। ये जो है हमारा फिनॉल का स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ डबल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर से ये शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो रेजोनेंस के चलते रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। ठीक है,
अब ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ, पोजीशन बदल गया। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये सारे को अगर हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे, सारे को मिला देंगे, तो क्या लिखेंगे, सब जगह मिलाना है, सब ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर अब हमको लिखना है, ठीक है। सारे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम मिला देते हैं तो ऐसे ही नहीं लिखते हैं। इधर में यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। और एक जगह और जो है नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ गया कि नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन बेंजीन रिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तीन जगह नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड लिखें सारे रेजोनेंस का, तो तीन जगह जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच साइट चाहिए। तो जब ये 3 साइट मिल रहा है उसको इलेक्ट्रॉन रिच साइट, इसलिए हम कहते हैं कि OH ग्रुप जब हम बेंजीन रिंग से अटैच करते हैं तो वो बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसको आप जो है लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.17, गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 OL विथ एल्कलाइन केमिकल, ठीक है। यानी हमको रिएक्शन करवाना है प्रोपेन 1 OL को। पहले प्रोपेन 1 OL लिखते हैं, ये हुआ प्रोपेन 1 OL, ये हो गया प्रोपेन 1 OL। इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवाएंगे, एल्कलाइन KMnO4। ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मान के चलते हैं, ठीक है। ये क्या रिलीज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, ये सारे चीज़ बताया गया है। अब ध्यान से देखिए कि प्रोपेन 1 OL क्या है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्रोपेन 1 OL क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर जा कर के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म वगैरह सब तो हम लोग पहले बता चुके हैं, वो हम नहीं बताएंगे अभी। वो इसके लिए आप फिर से लेक्चर कांटेक्ट करें, ठीक है। फिर से उस लेक्चर को पढ़ें जहाँ ये पढ़ाया गया है, टॉपिक वाइज लेक्चर बना हुआ है, आप टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल को का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो हम इसको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, लास्ट वाला जो कार्बन है यही ना कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, लास्ट वाला कार्बन। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल से ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। फिर ये एल्डिहाइड जो है ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेन 1 OL, ये हो गया प्रोपेनल, ये क्या हो गया, प्रोपेनल, ठीक है। ये है प्रोपेन 1 OL और ये बन गया प्रोपेनल। और फर्दर जब इसको फिर से ऑक्सीडाइज यानी अल्कलाइन KMnO4 का यूज करेंगे,
अल्कलाइन के MnO4 का फिर से यूज होगा, फर्दर ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तब ये जो है फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो मैकेनिज्म आप जो है एल्डिहाइड जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो कार्बन है वही कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये हो गया एसिड। ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओरिजिनल नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड नाम हुआ इसका। तो इस प्रकार से ये हमने पहला जो है एक तरह का कन्वर्जन है जिसको हमने कर लिया है। ठीक है। ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमको करना है क्या है, ब्रोमीन इन CH2, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन को डिजॉल्व करके फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है ना। ब्रोमीन लिक्विड को कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड में डिजॉल्व करके, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ सॉल्वेंट का काम करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इट विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट हियर। ठीक है। सॉल्वेंट आर एज वेल एज हैलोजन कैरियर। CH2 ऑल्सो एक्ट एज ए हैलोजन कैरियर हियर। हैलोजन को ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? बेंजीन रिंग पर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? ऑर्थो पर ले जाएगा, पैरा पर ले जाएगा, जहाँ जाना है उसको। जनरली क्या होता है कि हम लोग हैलोजन कैरियर के रूप में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ब्रोमाइड ये सब यूज करते हैं, लेकिन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ब्रोमाइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट भी बना लेता है, तो वो रिएक्शन डिफ़िकल्ट थोड़ा हो जाता है, थोड़ा उसमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसलिए उसके बदले अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के बदले, एल्युमिनियम ब्रोमाइड के बदले, तो यहाँ पर वैसा कोई जो है सिचुएशन नहीं आता है कि ये फिनॉल के साथ रिएक्शन कर जाए डायरेक्टली, तो इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं। CH2 रिएक्ट नहीं करता है फिनॉल के साथ, सिर्फ ये हैलोजन कैरियर के जैसा काम करता है। मतलब हैलोजन कैरियर मतलब हैलोजन को लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लेकर जाता है। यही काम जो है एल्युमिनियम क्लोराइड भी करता है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या एनहाइड्रस एल्युमिनियम ब्रोमाइड। लेकिन वो फिनॉल के केस में फिनॉल से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है वो लुईस एसिड है, और फिनॉल जो है वो एसिड का काम कर रहा है। तो दोनों ही एसिड है, लेकिन दोनों वीक है। एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करता है तो फिनॉल जो है एसिड का काम करने लगता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बेस का। तो इसके चलते क्या हो जाता है? सॉल्ट बन जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो इसीलिए हम उसके जगह पे एल्युमिनियम क्लोराइड के जगह पे कार्बन डाइसल्फाइड का यूज कर लेते हैं, और कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ रिएक्ट नहीं करता है फिनॉल से, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन कैरियर का काम करता है। मतलब कैरियर कौन होता है? जो एक चीज़ को ढो करके दूसरे जगह पहुँचा दे। तो कार्बन डाइसल्फाइड भी यहाँ हैलोजन को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ले जाता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। एंड वेरी गुड सॉल्वेंट भी है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फिनॉल। ठीक है। ये हो गया हमारा फिनॉल। और जानते ही हो कि फिनॉल में जो ये OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रोमीन लिक्विड लेते हैं, है ना। ब्रोमीन लिक्विड प्लस CH2। ठीक है। CH2 यहाँ सॉल्वेंट के रूप में, और टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन अराउंड। ठीक है। 273 केल्विन रहेगा टेम्परेचर। तो ये जो है CH2 पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, लेकिन इस ब्रोमीन को इस ऑर्थो पर और इस पैरा पोजीशन पर कैरी करके ले जाता है। जब हम लोग फिनॉल की पढ़ाई करे थे तो वहाँ पर ये बताया गया था, जब फिनॉल का प्रॉपर्टी पढ़ाए थे तो हम बताए थे इसको कैसे होता है। तो आप लोग उस टॉपिक को निकाल करके पढ़ लेंगे।
लेक्चर निकाल कर देख लेंगे। वहाँ मैकेनिज्म मैंने बताया कैसे कैरी होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यह भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ब्रोमीन ले, ठीक है। यहाँ पर ये फिनॉल है, यही CH2 के, ये जो CH2 है ना, इसके बदले जनरली हम लोग AlCl3 यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस AlCl, इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये OH ग्रुप से रिएक्ट कर जाता है और एक सॉल्ट बना देता है, जो हमको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। तब इसका हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो बन जाएगा, ठीक है, बना ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। और दूसरा बन जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। दूसरा क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों ही बनेगा, ठीक है। तो इस केस में यही बनेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट है, गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विथ फिनॉल, मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम लोग फिनॉल के साथ करवाएंगे। अभी जितना भी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना 11.16 में, ये सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ये सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया है, वहाँ ये सारे रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। फिनॉल में भी पढ़ाया है, अल्कोहल में भी पढ़ाया है, तो उसको आप जो है पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रेशन बोलते हैं। इसके पहले जो है हम लोग ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमिनेशन, है ना, ब्रोमिनेशन। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से करवा रहे हैं रिएक्शन, तो ये कहलाएगा नाइट्रेशन, क्योंकि ये NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल है ये, और इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे डाइल्यूट HNO3। तो ये हमको क्या देगा, ये देगा हमको NO2+, यही देगा हमको, देगा क्या, NO2+। ये क्या देता है, डाइल्यूट HNO3 हमको NO2+ देगा। यही है नाइट्रो ग्रुप, जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, जानते ही हैं। ये जो OH ग्रुप अटैच्ड है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये OH ग्रुप बता देता है, और वहाँ पर जा करके ये NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये जो डाइल्यूट HNO3 है, और टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करेंगे 293 केल्विन। डाइल्यूट HNO3 हमको NO2, ये नाइट्रोनियम ग्रुप देगा, और ये नाइट्रो ग्रुप जो है इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पहले जो हम लोग ब्रोमिनेशन बताए थे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन था, Br+। वहाँ पर Br+ था, जो हम लिखना भूल गए, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं Br+। इसी तरह एरो के नीचे में Br+ दे रहा है, वो Br2 + CH2 ये लिखे थे। Br2 + CH2 क्या देता है हमको, Br+ देता है ना, ब्रोमीनियम आयन, ठीक है। और वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ये भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाएगा, नाइट्रो ग्रुप भी, ये भी वही रिएक्शन है। इसको उसको ब्रोमिनेशन बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। इसके पहले वाला जो पढ़े वो ब्रोमिनेशन था, और ये क्या है, नाइट्रेशन, ठीक है। तो ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिर इधर जो है बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, और वही बनेगा, ठीक है। तो ये जो है आप देख लेंगे, तो इसमें भी ये ऑर्थो है,
और ये नाइट्रो ग्रुप है, तो ये जो है माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि रिपल्सन कम होता है तो इसका जो, ठीक है। तो इस ध्यान से देखना है। जनरली जो पैरा प्रोडक्ट होता है वही 90% बनता है, और ऑर्थो जो है वो 10% बनता है। और ऑर्थो को हम लोग माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं, और पैरा को हम लोग जो है वो मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो ये भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। ओके, तो अभी क्या रहा है कि गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करना है, इसके प्रेजेंस में एक्वस NaOH में एट 343 केल्विन। मतलब क्या हुआ, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है इन अल्कलाइन मीडियम। फिनॉल का जब रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से अल्कलाइन मीडियम में कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा राइमर-टाइमन, ठीक है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो याद कीजिए, राइमर-टाइमन रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया है डिटेल में, विथ मैकेनिज्म पढ़ाई हो चुकी है। तो इसलिए जो है आप इसको याद कीजिए, कहाँ पढ़ाए हैं, फिनॉल में पढ़ाया गया है। और स्पेशल रिएक्शन है ये सब फिनॉल का, ठीक है ना। कॉल्वे रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन, ये सब स्पेशल रिएक्शन है जो पढ़ाया गया है, तो उसी को यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन होता है, फिनॉल पहले लेंगे। अब यहाँ हम आपको डिटेल में तो नहीं बताएंगे, ठीक है, थोड़ा बता देंगे, लेकिन डिटेल में तो नहीं हम यहाँ बताएंगे, क्योंकि आप पहले ही बताया जा चुका है। तो डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो लेक्चर को कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका रिएक्शन जो है हम लोग करवाएंगे CHCl3 के साथ, CHCl3 प्लस NaOH। अब क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये NaOH जो है OH से इसको ONA में कन्वर्ट कर देता है। ये जो OH है ना, ये OH को ONA में कन्वर्ट करेगा, यही करेगा, इसको कन्वर्ट। और यही जो है NaOH इसको कन्वर्ट कर देता है, CHCl3 को कन्वर्ट कर देगा CCl2 में, डाइक्लोरोकार्बन। यही है इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इस ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। यही है डाइक्लोरोकार्बन। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो NaOH है, इस OH को हटा करके वहाँ ONA इंट्रोड्यूस करता है, ये OH हट जाता है और इस H के साथ कंबाइन करके वाटर रिलीज कर देता है। तो वाटर मन हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये CHCl3 से NaOH इंट्रैक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देता है CCl2, ठीक है। और ये CCl2 यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, क्लियर। तो उतना हम नहीं बताएंगे कैसे अटैक करता है, ये सारे चीज़ को बताया जा चुका है। ध्यान देने वाली बात है, ये OH जो है ONA में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये CCl2 अटैच होगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ये जो बचेगा वो इसके साथ इंट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CCl2 और एक H भी जुड़ेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CHCl2, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करेंगे 343 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब आगे फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर फिर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और ये CHCl2 को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट कर देगा, इसके लिए आपको राइमर-टाइमन रिएक्शन का लेक्चर देखना होगा, ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि CHCl2 CHO में कैसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो है एसिडिफिकेशन कराते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं। कोई भी
दो एसिड ले लेते हैं, तो तब क्या होता है, ये Na+ निकल जाता है और ये H+ यहाँ आ जाता है, ठीक है, और हमको सैलिसल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं, IUPAC नेम में भी लिख सकते हैं, 1,2,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो आपको जैसा नाम इच्छा हो आप इसको रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रायमंड-टायमंड रिएक्शन जिसमें कि सैलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और इसी तरह का कॉल्वे रिएक्शन भी है। तो जब आप पढ़ेंगे इस रायमंड-टायमंड रिएक्शन पढ़ने जाएंगे तो उसके पास ही कॉल्वे रिएक्शन भी बताया गया है, तो कॉल्वे रिएक्शन को भी अच्छे से आप स्टडी कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।